नमस्कार साथियों, स्वागत है, अभिनंदन है। आज 29 जून कुछ नए ऑफिशियल अपडेट्स आए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। और विशेष रूप से आज मैं जो चर्चा करूंगा वो बहुत सारे लोग हैं इकोसिस्टम में जो कि अभी बहुत परेशानी में होंगे, बहुत परेशान होंगे। प्राइस को लेकर चिंता हो रही होगी उनको, उनका पोर्टफोलियो रेड जोन में होगा। तो ये सारी चीज़ों को देखेंगे, लेकिन ये तब मैं देखूंगा, इसका विश्लेषण भी करूंगा। मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई है, अलग अलग विचार रखने वाले लोगों से बात हुई है, और उनकी साइकोलॉजी को मैं समझा हूँ, उसको मैं डिस्कस करूंगा और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है इकोसिस्टम पे, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले कि हम लोग वीडियो स्टार्ट करें, मैं डिस्क्लेमर से स्टार्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल पे मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जानकारी देता हूँ, जो ऑफिशियल अपडेट्स आते हैं उससे अवगत कराता हूँ, ताकि आप लोगों को सब कुछ पता रहे कि इकोसिस्टम में क्या चल रहा है। और निर्णय लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है। कभी भी किसी भी तरीके के निवेश करने से पहले अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं उनसे संपर्क करके ही करना चाहिए, और अपने रिस्क एपेटाइट से करना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखिए। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको एजुकेट करना है, आपको इन्फॉर्मेशन देना है। जो भी ऑफिशियल अपडेट आते हैं उसका निष्पक्ष विश्लेषण करता हूँ। मैं कभी किसी फेवर में नहीं करता हूँ या उसके अगेंस्ट में नहीं करता हूँ, मेरा ये काम नहीं है। हाँ, लेकिन जो फैक्ट है वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। चलिए अपडेट समझते हैं, क्या अपडेट है। अपडेट में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अनुबिस ब्लॉकचेन ने, अनुबिस लैब पे एक अपडेट आया है, जिसमें कि बताया गया है अनुबिस लैब के बारे में कि स्ट्रॉन्ग चेन नीड्स स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट। तो किस तरीके से नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसके बारे में बताया है, हम इसको समझेंगे। और दूसरा एक अपडेट, बहुत अच्छा अपडेट है, जो कि अनुबिस चेन पे आया है, जिसमें कि ये ट्रांसपेरेंटली बताया है क्लियरली कि किस तरीके से आपका एसेट सुरक्षित है। कोड के द्वारा बताया गया है कि किस तरीके से 1:1 के रेशियो में आपका जो LGN है वो बैक्ड है रियल वर्ल्ड एसेट के साथ में। तो इस चीज़ को प्रदर्शित किया है। इसमें आप देख सकते हैं ये क्रिएटिव बनाया है। लोड अगर हो जाता है तो मैं बात करूं, 1 सेकेंड होल्ड की। हाँ, ये है ना, अनुबिस चेन एसेट्स आर सिक्योर्ड एंड ट्रांसपेरेंट 1:1 ट्रूली बैक्ड ऑफिशियल मैप्ड एसेट्स। तो इस चीज़ को बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप ऑन चेन डेटा पे भी देख सकते हैं, ब्लॉकचेन पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी दिया हुआ है, जिसको कि आप वेरीफाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने वेरीफाई किया है, मैंने भी वेरीफाई किया है, और ये फैक्ट जो यहाँ पे मैसेज दिया है ये ट्रू है। तो इसको समझेंगे। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, और आगे कुछ 2 अपडेट्स आए हैं जो कि कमेंट्री अकाउंट्स पे आए हैं। तो कमेंट्री अकाउंट पे जो अपडेट आया है उसमें ये तो हम लोगों ने कल कवर कर लिया था कि 7 जुलाई को एक जो सबमिट होने वाला है जेजू आइलैंड पे, और ये मैसेज वही वाला है। एक ये मैसेज है, थ्रू द स्टॉर्म ग्रीटिंग द डॉन। मतलब इसमें ये बताने की कोशिश किया है कि मुश्किल परिस्थिति में भी किस तरीके से इकोसिस्टम में लोग जुड़े हुए हैं और उनको क्या फ़ायदा होने वाला है, या ऐसे लोग जो कि निकलने वाले हैं तो वो अपना क्या नुकसान कर रहे हैं। तो इस चीज़ को समझाने की कोशिश की गई है। और एक मैसेज अभी आया है जिसमें कि बताया है, स्टेपिंग इनटू जुलाई अनलॉकिंग अ न्यू चैप्टर ऑफ कंटिन्यूअस स्ट्रेटेजिक मूवमेंट। सो अगले छमाही, मतलब जून बीत गया, अब अगले छमाही की क्या योजना है उस चीज़ के बारे में ये मैसेज बताया है। सो 3-4 अपडेट्स हैं, और इन अपडेट्स के बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने कुछ। मैं एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने वाइट पेपर में भी कुछ लिखा है, उसको भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में जो मेंशन किया गया है तो उसकी रेलिवेंसी है, तो वो स्पष्ट रूप से आप लोगों को समझने की आवश्यकता है, तब आप आगे बढ़ सकते हैं और अपना निर्णय ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो फर्स्ट अपडेट आया है, जिसमें कि अनुबिस ब्लॉकचेन, अनुबिस लैब ने दिया था अपडेट। वो अपडेट है, उसका मैंने समीक्षा किया है। हाँ, ये है अपडेट। पहला मैसेज, एक मजबूत ब्लॉकचेन को मजबूत प्रोजेक्ट की आवश्यकता होती है। जो आपका ब्लॉकचेन है उस पर प्रोजेक्ट्स भी ऐसे होने चाहिए जो कि स्ट्रांग हो, फंडामेंटली स्ट्रांग हो, और मजबूत प्रोजेक्ट से ही सही इकोसिस्टम का निर्माण होता है। तो आपका इकोसिस्टम तभी मजबूत बन सकता है जब आपके पास में अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स डिप्लॉय हों आपके ब्लॉकचेन पे। इसके बारे में बताया है कि अनुबिस का विजन क्या है। तो अनुबिस एक प्राइवेसी फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी आप लोग जानते हैं अवेक फेज में है, तो इनका फोकस ही है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, ताकि ये आगे बढ़ सकें और आगे
इटरनल फेज में जा सकें। तो इसमें क्या क्या चीज़ इनका उद्देश्य है? उद्देश्य है डिजिटल लेन देन, सुरक्षित डिजिटल लेन देन, प्राइवेसी पे जो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, तो प्राइवेसी आधारित वित्तीय संसाधन समाधान आपको सॉल्यूशंस मिलना चाहिए, और डिसेंट्रलाइज वित्तीय सेवाएं होनी चाहिए। अगली पीढ़ी की ऑन चेन अर्थव्यवस्था के लिए आधारभूत संरचना तैयार करना, ये उनका मुख्य उद्देश्य है, जो कि हम लोग पहले से जानते हैं। उसी चीज़ को रीइटरेट कर रहा है। और इसकी भूमिका, अनुबिस लैब की भूमिका क्या होगी? तो अनुबिस लैब उन डेवलपर्स, जो अलग अलग डेवलपर्स और प्रोजेक्ट के लिए विकास का द्वार खोल रहा है, जो इस इकोसिस्टम के भीतर विस्तार करना चाहते हैं। तो अपने साथ में बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स, आप लोगों ने देखा होगा, पिछली बार भी मैं बताया था कि कितने अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं जिनके साथ की टाई अप कर रहा है, और इनफैक्ट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को डेवलप भी कर रहा है। तो अब वो सारा डेवलपमेंट की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अभी स्टार्ट ही हुई है। नए प्रोजेक्ट को समर्थन देगा, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम कर रहा है, संसाधन और नेटवर्क उपलब्ध करा रहा है, और दीर्घकालिक विकास को प्रोत्साहित कर रहा है आपका अनुबिस ब्लॉकचेन। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंक्यूबेशन के साथ साथ क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप कर ही रहा है, इंक्यूबेशन मतलब उसको विकास करने के साथ, किसी प्रोजेक्ट को विकास करने की मतलब आधारभूत संरचना के रूप में उसको मदद कर रहा है। तो सिर्फ इतना ही काम नहीं कर रहा है, सफल इकोसिस्टम के लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक है जिसको कि ध्यान में रख के ये काम कर रहा है। तो मजबूती, तकनीकी आधार, टेक्निकल बेस जो है उसको भी मजबूत कर रहा है। नवाचार करने वाले प्रोजेक्ट से हैं, डेवलपर समुदाय और उपयोगकर्ता सहभागिता, दीर्घकालिक समर्थन। तो इस कारण इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेस है, आधारभूत संरचना है, और इंक्यूबेशन को एक साथ आगे बढ़ा रहा है, ताकि आप नए नए प्रोडक्ट को डेवलप कर सकें अपने इकोसिस्टम के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्यूबेशन, इकोसिस्टम ग्रोथ, ये हम लोग समझ चुके हैं। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि नए प्रोजेक्ट को किस तरीके से यहाँ पे अनुबिस ब्लॉकचेन पे आने के बाद सहायता प्रदान किया जा सकता है। ये एक अपडेट है। दूसरा अपडेट जो जिसमें कि बताया है कि आप लोगों को क्लियरली, ये आप ऑन चेन डेटा भी देख सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, कि अनुबिस चेन एसेट सुरक्षा एवं पारदर्शिता, मतलब ट्रांसपेरेंटली, और आपका जो एसेट है अनुबिस ब्लॉकचेन पे वो कैसे सुरक्षित है उसके बारे में बताया है कि 100% 1:1 वास्तविक एसेट बैकिंग है। ये मतलब आपका जो भी एसेट है वो रियल वर्ल्ड एसेट, मतलब एक LGNS के पीछे में $1 के बराबर की एसेट ऑलरेडी है। इसको आप ऑन चेन वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें लिख रहा है कि कुल आधारिक एंकर किए गए एसेट्स का मूल्य, जो एसेट्स हैं वो 243 मिलियन के आसपास का है। तो 243 मिलियन के आसपास की डॉलर की वैल्यू से बैक्ड है आपका जो भी एसेट है। और बैकिंग के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ किया गया है? तो USDT है, USDC है, डाई है। तो ये सारे स्टेबल करेंसीज हैं, इनसे बैक्ड है। प्लस कुछ इथेरियम, BNB और पोल भी रखे गए हैं बैकिंग के लिए। तो आप ये समझ सकते हैं कि यदि मान लीजिए कि कुछ ऐसे एसेट्स हैं, BNB हैं, पोल हैं और इथेरियम है, तो ये तो स्टेबल करेंसी नहीं है, और USDT, USDC और डाई है। तो यहाँ पे इकोसिस्टम ने भी अपने आप को डाइवर्सिफाइड तरीके से बैकिंग दिया है। अब आप ये समझिए कि अभी बाजार की स्थिति जो है, उस समय हम लोग देख रहे हैं कि इथेरियम, BNB, पोल, हर एक तरीके के जो अच्छे एसेट्स क्लास हैं उनमें भी हम लोगों को गिरावट दिख रही है। तो निश्चित रूप से आपका जो इकोसिस्टम का जो वैल्यू होगा वो भी कम होगा। और जिस समय ये पूरा बाजार एक बियर फेज से निकल के बुलिश फेज में जाएगा, तो आपके एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, और एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो निश्चित रूप से आपका जो LGNS है उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी। तो इस तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो ये सारे जो एसेट्स ऊपर बताए हैं 1:1 अनुपात में वास्तविक एसेट द्वारा समर्थित बताए जा रहे हैं। मतलब इसका अर्थ यही है कि ब्लॉकचेन पर एसेट लॉक किए जाते हैं, अनुबिस चेन पर उतनी मात्रा में मैप्ड एसेट जारी किए जाते हैं। तो हर एक LGNS जो है वो बैक्ड है आपके एक एक रियल वर्ल्ड एसेट से, मतलब जो अच्छे टोकन्स हो सकते हैं, स्टेबल कॉइन हो सकते हैं, या इस तरीके का जो एसेट्स है इससे बैक्ड हैं। ये क्या है? आधिकारिक एंकरिंग प्रक्रिया, जो प्रोसेस है उसमें क्या है? उपयोगकर्ता आधिकारिक एंकर ब्रिज में एसेट जमा करते हैं। ब्रिज कॉन्ट्रैक्ट मूल ब्लॉकचेन पर एसेट लॉक कर देता है, और अनुबिस चेन पर 1:1 अनुपात में मैप टोकन जारी किए जाते हैं। और जब रिडम्पशन का समय होता है तो क्या होता है? मैप टोकन बर्न हो जाते हैं और मूल एसेट वापस रिलीज कर दिए जाते हैं। समर्थित नेटवर्क क्या क्या है? जो जिन नेटवर्क से समर्थन मिला हुआ है, इथेरियम, पॉलीगॉन और BNB चेन है।
और भविष्य में अन्य नेटवर्क को जोड़ने की योजना बताई गई है। तो बहुत सारे अलग अलग मल्टी चेन आपको बताया गया है ना कि मल्टी चेन कोलैबोरेशन के साथ में काम कर रहा है, तो अलग अलग नेटवर्क के साथ और भी जुड़ेगा और भी चीज़ें समर्थन प्राप्त हो जाएगी इसको। एंकर ब्रिज क्या है भाई, तो एसेट लॉकिंग ये सब हम लोगों ने पहले कवर कर लिया, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा। बट इसमें एक चीज़ ये क्लियर है कि आपको पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी के साथ ये बिल्कुल कोई भी व्यक्ति ऑन चेन जाकर देख सकता है कि किस तरीके से आपका एसेट एक रियल वर्ल्ड एसेट के साथ में बैक्ड है। सो ये पूरा प्रोसेस को डिक्लेयर किया है यहाँ पे और बताया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि हाँ हमारा एसेट बिल्कुल लॉक्ड है या उसको बैकिंग मिली हुई है रियल वर्ल्ड एसेट के साथ में या नहीं। तो उन चीज़ों को डिक्लेयर किया है और ये वेरीफाई कर लिया गया है। तो ये आपकी जानकारी के लिए एक मैसेज दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग इस अपडेट को समझते हैं जो कि कमेंट्री अकाउंट पर आया हुआ है, जिसमें कि ये अपने कंसेंसस होल्डर्स के लिए बताया है कि क्या थ्रू द स्टॉर्म ग्रीटिंग द डॉन। इस चीज़ को समझते हैं। इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि तूफान के पार नई सुबह की ओर, घबराहट नहीं तैयारी का समय है। ये इकोसिस्टम बता रहा है। हालांकि बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोगों को तो ये कहानी ही लग रहा होगा, लेकिन ये बार बार बता रहा है। इसका मतलब क्या है कि ऐसे लोग जो कि इकोसिस्टम में लंबे समय के लिए आए हुए हैं, वो इन बातों को रिलेट कर रहे होंगे। देखिए अलग अलग मानसिकता से लोग हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं, तो बहुत लोगों को ये चीज़ें ठीक नहीं भी लग रही होंगी। बट ये ज़्यादातर लोगों को, ऐसे लोग जो कि ट्रस्ट कर रहे हैं इकोसिस्टम पे, उनको ये बातें समझने की आवश्यकता है। इसलिए ये मैसेज को बार बार फ्लोट किया जा रहा है। क्रिप्टो बाजार हमेशा उतार चढ़ाव, अनिश्चितता और भावनात्मक प्रक्रियाओं से भरा रहता है। ऐसे समय में बाजार की अस्थिरता निवेशकों और समुदायों की सोच की परीक्षा बन जाता है। तो अभी बहुत सारे लोग हैं इकोसिस्टम में। इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, मेरी बात हुई है, बहुत बड़े बड़े रैंक होल्डर्स हैं, उनके रैंक कम हो गए हैं आज के टाइम में, क्योंकि प्राइस कम हुआ ना। जिस गति से प्राइस कम हुआ है उस गति से उन लोगों ने डेवलप नहीं किया है अपने इकोसिस्टम में, अपने कम्युनिटी को। इस वजह से उनके रैंक्स टूटे हैं। अब उसकी क्या स्थिति बन रही है, रैंक टूटने के बाद क्या प्रभाव पड़ रहा है इकोसिस्टम पे और पड़ने वाला है, वो भी मैं बताऊंगा जब हम चार्ट का विश्लेषण करेंगे। तो ये फैक्ट है कि, और क्रिप्टो तो वैसे भी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, मतलब 70-80% बिटकॉइन जैसे कॉइन को टूटना, इथेरियम जैसे टोकन को, कॉइन को टूट जाना, तो ये आम बात है और ये होता है। बट इसी समय में जो लोग टिके रह जाते हैं इकोसिस्टम पे विश्वास करके, रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार, तो वो आगे जाके लाभ कमा लेते हैं। अब क्या हो रहा है, बाजार का तूफान और वास्तविकता में फैक्ट में बताया गया है कि बाजार में आने वाली गिरावट या अस्थिरता कई कारणों से हो सकती है। ये बताने की कोशिश कर रहा है वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां। तो जो अभी वैश्विक, मतलब आप देख सकते हैं ग्लोबल सिनेरियो क्या है, उसकी स्थिति को देख के समझ सकते हैं। निवेशकों की भावनाएं, तो एक बार सेंटीमेंट बिगड़ता है, जैसे अभी इकोसिस्टम में एलजीएनएस के साथ में क्या हो रहा है कि जरा सा सेलिंग आती है तो जो नॉर्मल ऐसे निवेशक हैं जो कि रिटेल इन्वेस्टर हो सकते हैं या जिनको जानकारी नहीं है या ट्रस्ट नहीं है, तो वो लोग भी डर के मारे बेचना शुरू करते हैं। तो वो क्या होता है, सेंटिमेंटल डिसीजन लेते हैं और बेचते हैं वो, तो उसे और ज़्यादा गिरावट आती है। बाजार की तरलता, लिक्विडिटी हम लोग देखकर परेशान हो जाते हैं कि हाँ लिक्विडिटी कम हो रही है। तो बेशक कोई भी निवेशक हो, उसकी पर्सनल अगर उसका पार्टिसिपेशन है, पर्सनल उसकी स्टेकिंग मान लीजिए 1000-10,000 टोकन है, लेकिन अभी तो कई ज़्यादा करोड़ों अरबों रुपए में लिक्विडिटी बनी हुई है। और ट्रेजरी अलग है, हम ट्रेजरी को भी समझेंगे, ट्रेजरी की आवश्यकता ही नहीं हुई है अभी इसको इस इकोसिस्टम में यूज़ करने की। और व्यापक क्रिप्टो चक्र, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण कि आपको एक वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है। हर उतार चढ़ाव किसी एक परियोजना की समस्या नहीं होती है। तो जब भी आप किसी भी परियोजना, किसी भी प्रोजेक्ट में इस तरीके की गिरावट होती है, तो वो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि बिल्कुल ख़त्म ही हो गया और बिल्कुल लास्ट हो गया है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें लगे कि बिल्कुल ख़त्म हो गया है, जो कि स्वाभाविक है, उनके समझ के अनुसार, उनकी भी तो एनालिसिस है, उसका भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो उनको ऐसा लगता है, और हर तरीके के लोग हैं इकोसिस्टम में। और इकोसिस्टम कभी भी जब भारी वेट होता है ना उसके ऊपर, तो बोझ होता है, तो उसको लेकर वो ऊपर नहीं जा सकता है प्राइस। जब तक लोग निकलेंगे नहीं इकोसिस्टम से, तब तक प्राइस स्टेबल नहीं होगा। और स्टेबल होने के बाद ही दूसरा क्रम आता है जब ट्रेंड चेंज होता है। अब यहाँ पे ये भी स्पष्ट रूप से बताने की कोशिश किया है कि अल्पकालिक सोच बनाम दीर्घकालिक दृष्टि। तो ये पहले भी बताया है कई बार कि जो शॉर्ट टर्म के दृष्टिकोण से आते हैं वो डेली का जो कीमत होता है उसको देखते हैं, प्राइस देखते हैं,
बट जो APY है जो कि हर एक 6 घंटे में आपको 0.15% से 0.15% से लेकर 0.16% हो जाता है, तो वो चीज़ें नहीं दिख पाती है ना लोगों को, क्योंकि वो मतलब ही नहीं है उसको देखने की। अभी आवश्यकता सिर्फ लोगों की, बहुत सारे लोगों को तो सिर्फ प्राइस दिख रहा है, तो प्राइस दिख रहा है, एक्यूमुलेशन कितने टोकन्स बढ़ रहे हैं उसको भी समान रूप से आप देखेंगे तो शायद आप उतना ज़्यादा परेशान नहीं होंगे जितना है। भावनात्मक निर्णय लेना, और आप सेंटिमेंटल हो जाते हैं, अपना इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते हैं और आप डिसीजन लेते हैं कि हमको एग्जिट कर जाना है, तो आप एग्जिट करते हैं, वो आपके हाथ में है। क्योंकि कभी भी अनस्टेकिंग अभी तक तो नहीं रोका है इस इकोसिस्टम ने। अभी भी कितने लोग सेल कर रहे हैं, तभी तो प्राइस कम हो रहा है, तो वो निकलेंगे लोग, जितने भी लोग निकलना चाह रहे हैं निकलेंगे। बाजार के शोर से प्रभावित होना, तो ये सब लोग ऐसे लोग होते हैं जो कि अल्पकालिक दृष्टिकोण से आते हैं इकोसिस्टम में। और ऐसे ही लोग, बहुत सारे कमेंट्स भी मैं तो देखता हूँ, मुझे तो अजीब सा लगता है कि यार इतना कितने सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स भी होते हैं जो देखते हैं, बट आप अपना परिचय देते हैं उल्टा सीधा कमेंट करके किसी भी तरीके के सोशल मीडिया पे, तो आप अपना परिचय देते हैं, उससे पता चलता है कि आपकी क्या सोच है। लेकिन उसी समय में आप देखेंगे कि जो दीर्घकालिक दृष्टिकोण से ऐसे लोग भी हैं इकोसिस्टम में, बिल्कुल हैं, तभी तो इकोसिस्टम में लॉन्ग टर्म में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाँ, उनकी संख्या कम हो सकती है अभी के समय में, लेकिन हैं तो ऐसे लोग भी। तो उन लोगों के लिए ये क्या है कि वो तकनीक और इकोसिस्टम पर ध्यान देते हैं, विकास और उपयोगिता को समझते हैं और समय और धैर्य का महत्व देते हैं। तो ऐसे लोग हो सकता है कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ में होते हैं, शायद उनको ज़्यादा जानकारी है इकोसिस्टम के बारे में, इसीलिए ट्रस्ट ज़्यादा है और उनकी ये स्थिति होती है, उनका दृष्टिकोण ये होता है। अस्थिरता एक फिल्टर की तरह है, यह स्पष्ट शब्दों में बता रहा है कि अस्थिरता जो है ना, बाजार की अस्थिरता अक्सर दो प्रकार के प्रतिभागियों को अलग करती है। तो दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म वाले जो लोग होते हैं और एक मतलब लॉन्ग टर्म का जो देखते हैं दृष्टिकोण से, उस तरीके के लोग होते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म के लोग होते हैं वो अपने आप को निकाल लेते हैं इकोसिस्टम से, और वही तरीका है, वही तो किसी भी तरीके के एसेट क्लास से लोग निकलते हैं बाहर, और वो निकलते हैं बाहर और फिर उसके बाद वो महंगे मूल्य पे इंटर करते हैं जब उनको कॉन्फिडेंस बढ़ता है, या वो नहीं भी पार्टिसिपेट करते हैं। समय और धैर्य की शक्ति, भावनात्मक निर्णयों से बच, दीर्घकालिक सोच रखने वाले ऐसे लोग जो होते हैं वो इमोशनल निर्णय से बचते हैं, इमोशनल डिसीजन नहीं लेते हैं, वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हैं। अभी जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो एनालिसिस किया ही होगा और उसके बाद पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं वो इमोशनल डिसीजन लेते हैं और वो या तो लॉस बुक करते हैं या फिर कोसते रहते हैं इकोसिस्टम को। तो ये दो चीज़ें होती हैं जो कि स्वाभाविक है, उसमें कोई गलती नहीं है। अपनी रणनीति पर कायम रहते हैं जो लंबे समय के लिए आते हैं और समय को अपने पक्ष में काम करने देते हैं। तो मुख्य संदेश के रूप में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप अफवाहों से प्रभावित ना हो, अपने शोध और समझ पर भरोसा करें, जोखिम को समझकर निर्णय लें, दीर्घकालिक दृष्टिकोण बनाए रखें। तो आपका अपना रिस्क एपेटाइट जिस तरीके से है उस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं, इसलिए आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि आपको कभी भी अनस्टेक करने के लिए इकोसिस्टम रोक नहीं रहा है। आपका जो भी फंड फ्री है आप उसको बेच रहे हैं और लोग बेच रहे हैं। भविष्य की तैयारी के लिए ये क्या कह रहा है कि अभी यदि कोई इकोसिस्टम निरंतर रेगुलरली इन चीज़ों पे ध्यान भी देने की आवश्यकता है, क्या कि टेक्निकल डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो डेली अपडेट्स आ रहे हैं उसके माध्यम से आप निर्णय ले सकते हैं कि क्या टेक्निकली ये कुछ डिसीजंस तो हो रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, नए उत्पाद, नए प्रोजेक्ट्स आपके साथ आ रहे हैं, या ऐसे ही आप कहानी और बातें बना रहे हैं। तो इन चीज़ों को भी समझने की आवश्यकता है। क्या आपके यहाँ लोग पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं या नहीं, या 100% आपकी सेलिंग हो रही है और बाकी कोई बाइंग हो ही नहीं रही है। तो इन चीज़ों को भी देखना है। आपका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। तो इन बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने देखे हैं, अच्छे रिनाउंड प्रोजेक्ट्स हैं जिसके साथ में कि टाई अप हुआ है, उसको देखकर आपका क्या विचार है आप ये समझिए और उसके बाद कमेंट कीजिए आप कि आपका क्या विचार है, आपको क्या लग रहा है कि क्या टेक्निकल डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सिर्फ प्राइस तो आप देख रहे हैं, बट इन चीज़ों को देखिए एक बार और उसके बाद तब आप बताइए कि क्या आपको ये चीज़ें दिख रही हैं। अगर ये नहीं दिख रहा है तो आप बिल्कुल इकोसिस्टम से बाहर हो जाइए, आप फ्री हैं बिल्कुल निकलने के लिए। निष्कर्ष के रूप में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि तूफान हमेशा अस्थायी नहीं होते हैं। तो जो इस तरीके की परेशानी आई है ये अस्थायी नहीं होते हैं, लेकिन धैर्य और समझ लंबे समय तक साथ रहते हैं।
तो आप मतलब शोर को अनदेखा करें और लॉन्ग टर्म के विजन के साथ इकोसिस्टम में बनिए और रहिए। आप हाँ अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से रहिए, आपकी जितनी क्षमता है उतने वैल्यू से रहिए। आप ये समझ लीजिए कि इतनी वैल्यू के साथ मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं कि उस वैल्यू का मुझे निकट कुछ 1 साल 2 साल में हमें कोई उसकी आवश्यकता नहीं है, तभी आप पार्टिसिपेट कीजिए, उसी मूल्य से पार्टिसिपेट कीजिए और तब आगे बढ़िए। तो ये मैसेज था अपने लोगों को बताने के लिए, पूरे कम्युनिटी को। अब दूसरा एक जो मैसेज आया हुआ है जिसमें जुलाई के बारे में बताया है कि जुलाई ऑनवर्ड्स क्या करने वाला है आपका इकोसिस्टम। तो यहाँ पे बता रहा है कि जुलाई में प्रवेश कर रहे हैं हम लोग निरंतर रणनीतिक प्रगति के नए अध्याय की शुरुआत। मतलब आगे जो आगे 6 महीने आने वाले हैं उस समय में नए नए स्ट्रेटजी डेवलप करने की शुरुआत हो चुकी है। सो इस समय में हम लोगों को बताया गया है कि इस अवधि को कई परियोजनाएं, नए विकास, तकनीकी उन्नयन और रणनीतिक योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण समय मान रहा है। तो इस इकोसिस्टम में आगे आने वाले 6 महीने में इन चीज़ों पर जोर दिया जा रहा है। और मेन जो इसका महत्वपूर्ण क्यों है इस चीज़ को बताया गया है कि कई महीनों तक तकनीकी तैयारी पूरी हो चुकी है। तो बहुत सारे जो डेवलपमेंट्स होने थे, जो टाइप्स होने थे, वो अब एक तरीके से कंप्लीट हो चुका है और अब वो यूज में आने वाला है। क्योंकि अब इकोसिस्टम को ये लग चुका है कि जब तक ये अपना रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल स्टार्ट नहीं करेगा तो दिक्कत आएगी इसको, इकोसिस्टम को, इसलिए ये तैयारी भी कर रहा है। तो अब तैयारी वो पूरी हो चुकी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है वो डेवलप हो चुका है, मतलब अब तैयार है आपका इकोसिस्टम बिल्कुल रन करने के लिए। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का परीक्षण और अनुकूलन किया गया है, तो टेस्टिंग हो चुकी है, जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको इंप्लीमेंट कर डिप्लॉय करना है और वो अब मतलब डेवलपिंग फेज से निकल चुका है, अब उनका डिप्लॉयमेंट शुरू हो जाएगा। मल्टी चेन इकोसिस्टम को आगे बढ़ाया जाएगा। इसी कारण जुलाई को अगले चरण की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। सो जुलाई मंथ को स्टार्टिंग देखा जा रहा है कि अब इम्प्लीमेंटेशन का काम तेजी से हो जाएगा अगले 6 महीने के लिए, जिसके कारण कि इन्फ्लेशन से डिफ्लेशन की ओर जा सकते हैं आप। बाजार नए आर्थिक चरण में प्रवेश कर रहा है। आपूर्ति और मांग, डिमांड और सप्लाई के संतुलन पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। तो सप्लाई और डिमांड के ऊपर काम किया जाएगा, जो कि हम लोगों को दिख रहा है कि बर्न मैकेनिज्म भी आया है। जो भी 8-9 करोड़ उसमें LGNS बर्न हुए हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो सेलिंग से बचाया है ना। टोकन अर्थव्यवस्था के नए मॉडल विकसित किए जा रहे हैं। तो हो सकता है कि टोकन का जो अर्थव्यवस्था है उसके नए मॉडल, कुछ नए आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किए जाएंगे, जिससे कि आपके जो रिवार्ड्स हैं उस पर असर पड़ सकता है। तो इन चीज़ों को बताया गया है। मल्टी चेन विकास, जो अलग अलग मल्टी चेन इंटीग्रेशंस हो जाएंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑप्टिमाइजेशन होंगे, कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होंगे जो कि इंप्लीमेंट हो जाएंगे। ऑन चेन डेटा विकास होगा, नए उत्पाद और सेवाएं इंप्लीमेंटेशन में आ जाएंगी, जिससे कि आपका इकोसिस्टम रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर देगा। सो वास्तविक प्रगति क्या है, रियल डेवलपमेंट क्या है? तो वास्तविक प्रगति केवल घोषणाओं से नहीं, ये बात बिल्कुल सही बात है कि सिर्फ ये बातों से नहीं होती है, बल्कि लंबे समय तक काम करने वाले तकनीक और कोड से आती है। देखते हैं आगे क्या होता है। किसी भी ब्लॉकचेन परियोजना की सफलता किन बातों पर निर्भर करती है वो भी बताया है कि तकनीकी निष्पादन, मतलब टेक्निकल आप लोग जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, यूज केस उसका है या नहीं है, नेटवर्क की गतिविधि क्या है और समुदाय की भागीदारी क्या है और ट्रांसपेरेंसी क्या है, इनके ऊपर निर्भर करता है कि आपका ब्लॉकचेन कितना सक्सेसफुल हो जाएगा। आपके लिए संदेश क्या दिया गया है, जो इकोसिस्टम के पार्टनर्स हैं, जो इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके लिए संदेश ये है कि अपने ऑन चेन एसेट की समीक्षा करें। आप इवेल्युएशन कीजिए, अपना जो आपका पोर्टफोलियो है उसका इवेल्युएशन कीजिए। और मैं तो ये कहूँगा कि आप अपने पोर्टफोलियो का इवेल्युएशन कीजिए तो एप्पल टू एप्पल कंपेयर भी कीजिए, आप दूसरे जो एसेट क्लास हैं उसके साथ कंपेयर भी कीजिए। तब आपको पता चलेगा कि आपका पोर्टफोलियो किस तरीके से है और कहाँ पे आप स्टैंड करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ अपनी मानसिकता के साथ आए कि मैं आया हूँ इकोसिस्टम में, पार्टिसिपेट किया हूँ और 3-4-6 महीने में बहुत बड़ा गेन लेकर निकलूंगा। आप अपने पोर्टफोलियो को की समीक्षा कीजिए और कंपेयर कीजिए। ऐसे आप बिटकॉइन के साथ कंपेयर कीजिए, आप अलग अलग एसेट क्लास के साथ कंपेयर कीजिए कि उसमें कितना ग्रोथ हुआ है 1 साल में, 1.5 साल में। क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, आप करना भी कंपेयर करना, कम से कम 1-2 साल का विजन लीजिए और तब कंपेयर कीजिए। डेटा को देखिए कि किस तरीके से बिहेव कर रहा है आपके जैसे जो कंपटीशन है उसके साथ में, और तब आपको समझ में आएगा कि आपका पोर्टफोलियो कहाँ पे स्टैंड करता है। स्टेकिंग की स्थिति जांच करें, इकोसिस्टम के विकास पर नज़र रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि मेरा पर्पस है
इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का कि डेवलपमेंट क्या हो रहा है उसको समझिए। अगर आप डेवलपमेंट नहीं समझेंगे तो आप और ज़्यादा परेशान होते रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ओर छोर क्या है, किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, और उसके बाद आप निर्णय लीजिए और लंबे समय का दृष्टिकोण बनाए रखिए। सो एक तरीके से नया अध्याय शुरू हो रहा है जुलाई के मंथ से, तो हम लोगों को उम्मीद करते हैं कि नए नए डेवलपमेंट्स हम लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा और ज़मीनी स्तर पे उसका इफेक्ट हम लोगों को दिखने की संभावना बताया जा रहा है यहाँ पे। चलिए अब हम लोग प्राइस की चर्चा करते हैं कि प्राइस की क्या स्थिति है। हालांकि प्राइस से आप लोग अवगत होंगे, बट फिर भी हम लोग देख लेते हैं। ये प्रोटोकॉल है मेरा। रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग इसको चैनल को देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कम से कम ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन लोगों को इकोसिस्टम में बने रहना है या उनको लगता है कि इकोसिस्टम से कुछ फ़ायदा होगा या नए नए जो अपडेट्स आ रहे हैं उससे अवगत रहना भी आवश्यक है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ सकते हैं। देखते हैं प्राइस क्या है। प्राइस तो 2.16 से कल का जो सपोर्ट जोन था, जो ऑल टाइम लो था, उसको तो तोड़ चुका है प्राइस। तो अब प्राइस कहाँ जाएगा इसकी कोई सीमा नहीं है। हालांकि एक अभी बाउंस बैक आया है, लेकिन ऐसा बाउंस बैक हम लोगों को डेली आते हुए दिखता है। देखिए ये इस तरीके का बाउंस बैक डेली आता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्राइस अब नीचे नहीं जाएगा। हाँ, यदि सस्टेन करके और ऊपर एग्रेसिव चला जाएगा तब तो ठीक है, अदरवाइज ये प्राइस ड्रॉ डाउन नीचे और दिखा सकता है ये, जो कि मुझे भी लग रहा है। और बेस प्राइस जो है वो मैंने मार्क कर दिया है अब $1 का। तो एक बार ये भी देख लेते हैं कि अभी कितना कुशन है। अगर $1 के आसपास भी प्राइस आता है तो कितना ड्रॉ डाउन दिखा सकता है हम लोगों को। तो लगभग ये 50-53% और गिर सकता है, क्योंकि एक बार हम लोगों को ये भी देखने की आवश्यकता है कि $1 का जो प्राइस बेस प्राइस है, तो क्या वाइट पेपर में इस चीज़ को डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि वाइट पेपर में डिक्लेयर किया गया है, या फिर आप ट्रेजरी को भी डिवाइड करते हैं सर्कुलेटिंग सप्लाई से, तो 1.05 का जो रेट आता है, कुछ दिनों पहले मैंने कैलकुलेट किया था, तो आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और बैकअप है, ये बैकअप है, ये बिल्कुल सही बात है कि बैकअप है, आपका LGNS सुरक्षित है, $1 के आसपास के प्राइस से वो बैक्ड है। तो इस चीज़ को देखने के लिए आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग एक बार देख लेते हैं वाइट पेपर पे क्या करता है। तो मैं एक बार कोशिश करता हूँ आप लोगों को वाइट पेपर पे भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर समय दीजिए मुझे। ये LGNS पे आ गए हम कॉइन मार्केट कैप में, और एक बार आप वाइट पेपर यहाँ से देख सकते हैं। वाइट पेपर में एक चैप्टर है, अगर ये डाउनलोड हो जाता है तो हम देखने के, हाँ, इसमें एक चैप्टर है ओरिजिन प्रोटोकॉल सेप्टेट। इसको जब आप ओपन करेंगे तो इसमें ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट और सेल्स कॉन्ट्रैक्ट है। तो ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट में भी आप देखिए लास्ट पैराग्राफ में लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन स्ट्रैटेजी एवरी LGNS मिंटेड, जो भी LGNS बन रहा है, इज बैक्ड बाई एटलीस्ट $1 ऑफ ट्रेजरी रिस्क फ्री एसेट। तो जो रिस्क फ्री एसेट है आपका, वो बैकिंग दे रहा है आपके LGNS को, जो कि न्यूनतम लेवल पे $1 का प्राइस हो सकता है। तो ये स्पष्ट रूप में बताया गया है, जो कि ऑन चेन भी आप देख सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि वाइट पेपर में जो बातें लिखी गई हैं वो बात गलत है और जो ऑन चेन डेटा दिख रहा है वो गलत है। तो दोनों में सामंजस्य है। As the risk-free asset in the treasury continues to grow, जो as the risk-free asset, जो जैसे जैसे आपका risk-free asset ग्रो करेगा, more LGNS will be minted, ज़्यादा LGNS बनेंगे, प्रोवाइडिंग मोर एक्सेलेंट स्टेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी टू द प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल को बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देने का काम करेगा। इज नॉट ओनली स्ट्रेंथन द वैल्यू ऑफ LGNS, वो सिर्फ LGNS के प्राइस को नहीं मजबूत करेगा एज अ क्रिप्टो करेंसी, बट ऑल्सो प्रोवाइड्स आवर इन्वेस्टर विथ ग्रेटर सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस। और वो आपके जो भी इकोसिस्टम में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन लोगों को एक मतलब सिक्योरिटी भी प्रदान करेगा और एक कॉन्फिडेंस का लेवल भी, स्तर भी मिलेगा उनको। तो ये चीज़ लिखा है जो कि ऑन चेन हम लोगों को दिख रहा है। तो आज के समय में ऐसे लोग जो कि पार्टिसिपेंट्स हैं उन लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए, मतलब ये मेरा सजेशन हो सकता है, बट ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि जब भी प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो आप प्रॉफिट जो भी आपको, सपोज किसी व्यक्ति का 1000 टोकन स्टेक्ड है, तो 1000 टोकन का मतलब क्या हुआ, लगभग आपको 200 टोकन के आसपास महीने में यील्ड मिल जाता है। तो 200 टोकन मिल गया मतलब आप ये समझिए कि $200 की वैल्यू मिली है आपको, और उस हिसाब से अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करें और तब अपना जो पोर्टफोलियो उसकी समीक्षा करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। क्योंकि ये चीज़ तो स्पष्ट है कि $1 का प्राइस से बैक्ड है आपका जो LGNS है वो। एक बार सेल्स कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं, तो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में भी ये दिया है कि द ओरिजिन प्रोटोकॉल द कोर डिजाइन ऑफ द ट्रेजरी सेल्स
this contract is to maintain the stability of the value of LGNS which is achieved through the value support mechanism of ONE USDT. So इन सारी चीज़ों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि $1 का बेस प्राइस है जो फ्लोर प्राइस है, वहाँ से कम अगर जाएगा ना तो लिखा है यहाँ पे कि द प्रोटोकॉल विल इशू द सेल, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, दिस मैकेनिज्म डायनेमिक, ये डायनेमिक है, व्हेन द मार्केट प्राइस शोज डाउन LGNS exceeds ONE USDT the protocol will issue and sell additional LGNS balance market support. हाँ, if the market price, देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए, if the market price drops to 1 LGNS below 1 USDT, अगर प्राइस $1 से कम जाता है, मान लीजिए कम चला गया, then the protocol will initiate a buyback process. तो प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली बायबैक प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, रिड्यूसिंग द सप्लाई ऑफ LGNS, जिससे कि आपका सप्लाई जो होगा LGNS का वो कम हो जाएगा ऑन द मार्केट, मार्केट से सर्कुलेटिंग सप्लाई कम हो जाएगा, देयर बाय इंक्रीजिंग इट्स वैल्यू रिकवरी, और उसके बाद आपका वैल्यू रिकवर हो जाएगा। तो $1 से नीचे गया तो जैसे ही $1 से नीचे जाएगा ये ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाएगा, डिप्लॉय हो जाएगा, आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट हो जाएगा और वो बायबैक स्टार्ट कर देगा और मार्केट से जो LGNS है उसकी क्वांटिटी कम कर देगा और प्राइस $1 से ऊपर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को जब हम समझेंगे तभी हम लोगों को पता चलेगा कि क्या ये बात फैक्ट है या नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं, प्राइस की चर्चा कर लेते हैं कि क्या प्राइस कह रहा है, प्राइस पे हम लोग थे और मार्केट भी समझने की कोशिश करें। तो प्राइस तो एक बार अभी देख लेते हैं कि LGNS में ये जो प्राइस है अभी 2.5 क्या है 2.26 का, अच्छा ये तो किया था 2.16 2.17, तो बाउंस बैक है अभी प्राइस में। और अभी देख लेते हैं पार्टिसिपेंट्स का क्या स्थिति है। तो ये 1 घंटे में 2.83 का सर्ज आया है प्राइस में। हालांकि ये उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसी उछाल आती हैं बार बार। हाँ ये सही है कि अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था कि इसका जो ड्रॉ डाउन जो बाय वॉल्यूम था ये 9 मिलियन के आसपास चला गया था और सेल वॉल्यूम 14 के आसपास था। तो अभी वो थोड़ा मेकअप हुआ है, मतलब 2 मिलियन 2.5 मिलियन का डिफरेंस रह गया है अभी। पहले तो 4-5 मिलियन का बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर था, बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर था और ये रहेगा अभी। बहुत सारा पैसा है अभी मार्केट में, बहुत सारे LGNS है सर्कुलेटिंग सप्लाई में जो कि फ्री है और आपका इकोसिस्टम। अभी आप समझिए इस चीज़ को, एक बार हम इस डेटा को देख लेते हैं पहले कि अभी क्या हो रहा है, वेल्स क्या करने लगे हैं। तो आप देखिए वेल्स अभी अचानक से ये 38 मिनट 41 मिनट 1 घंटे से मैं देख रहा हूँ, आप लोग भी देखिए, मतलब कि 1 घंटे पहले एक सेलिंग आई थी $19,000 की और उसके बाद एक भी सेलिंग नहीं आई है। देख रहे हैं आप 10,000 से ऊपर की वैल्यू का ये बाइंग हो रही है। देखिए यहाँ पे 53,000 की भी बाइंग हुई है डॉलर की, $14,000 $21,000 $12,000 $20,000, और जो सेलिंग हुई है एक $19,000 की हुई है और एक $12,000 की हुई है। और उसके पहले मतलब 3 घंटे पहले सेलिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रही थी। तो आप ये देख सकते हैं कि जब ये प्राइस 2.14 के स्तर पर आया है उसके बाद से ये बाइंग स्टार्ट हुई है। तो इसका मतलब क्या है, ये कौन से लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब इंडियन फिएट करेंसी के रूप में अगर आप देखें, ये देखिए अभी अभी $29,000 से पार्टिसिपेट किया, सॉरी। तो ये कौन है लोग जो कि 29 लाख रुपए से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऐसे लोग इकोसिस्टम में हैं जिनको पता है कि इकोसिस्टम का स्ट्रेंथ क्या है, तो वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब आप ये भी समझिए कि ये लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इनको जब प्रॉफिट होगा, जब यील्ड मिलेगा इनको, तो क्या ये बेचेंगे? नहीं बेचेंगे, बिल्कुल बेचेंगे। और फिर जब बेचेंगे तो फिर प्राइस नीचे आएगा। तो ये एक प्रक्रिया है, ये चलती रहेगी। हाँ, लेकिन एक बात ये समझने की ज़रूरत है कि अभी के स्थिति में आप देखिए कि बहुत ज़्यादा सेलिंग आई तो प्राइस कम हो गया है। तो प्राइस कम हो गया तो उसका सपोर्ट फंक्शन क्या काम कर रहा है आपके इकोसिस्टम में? लॉन्ग टर्म में लोग स्टेक कर रहे हैं और जो डाउ रिवार्ड आ रहा था लोगों को, अब तो अगर रैंक भी बहुत सारे लोगों के छूट गए होंगे, जो V5 होंगे V6 होंगे वो संभवतः V5 आ गए होंगे, V5 वाले V3 आ गए होंगे, तो उनको रिवार्ड कम मिलेगा। और रिवार्ड ज़्यादा चाहेंगे अगर, तो उनको फिर ना कहीं अपने रैंक को अचीव करने के लिए अपना पार्टिसिपेशन उतना ज़्यादा वॉल्यूम से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा उनकी टीम को, तो फिर प्राइस इंक्रीज होगा। तो ये एक प्रक्रिया है, ये मैकेनिज्म है जो चलता रहेगा। नहीं तो सर्कुलेटिंग सप्लाई से आपका LGNS कम होगा, लोगों को रिवार्ड कम मिलेगा। और अगर आपको रिवार्ड लेना है तो क्या करिए कि हाँ भैया अपना रैंक अचीव कीजिए फिर से।
और अगर आप रैंक अचीव कर लेते हैं फिर भी आपको जो स्पाइडर वेव या डाउ रिवार्ड आता है तो अब बर्न मैकेनिज्म आ गया है, जहां पे कि आपको अपने टोकन को जो आप अर्न कर रहे हैं उसको लंबे अवधि के लिए इकोसिस्टम में डालना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों को देखकर आप लोगों को समझना चाहिए कि किस तरीके से इकोसिस्टम बिहेव कर रहा है। बट हाँ, ये बात तय है कि यहाँ पे सेलिंग बहुत ज़्यादा है और वो रहेगी, सेलिंग तो रहेगी, यील्ड मिलेगा तो सेलिंग होगी। और पूरे इकोसिस्टम, पूरे आप क्रिप्टो बाजार में देखिए, पूरी दुनिया में देखिए कि किस तरीके की स्थिति है, तब आप निर्णय लीजिए कि आपके इकोसिस्टम पे कुछ बहुत ज़्यादा विपत्ति तो नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी तो नहीं आ रही है। और जब आप कंपेयर करेंगे तब आप लोगों को क्लियर होगा, इन चीज़ों का स्पष्ट पिक्चर मिलेगा। आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि GLGNS पे भी दबाव पड़ा है। तो GLGNS का भी मैंने ये सपोर्ट जोन बनाया था, इसको तोड़ दिया, अगले सपोर्ट की इंतजार में है, 80,000 वाले जो सपोर्ट है। तो यहाँ पे चल रहा है, अब देखते हैं क्या स्थिति बनती है। बट ये वाला जो 79,000 वाला जोन है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन होगा और यहाँ पे बाईबैक मतलब बाइंग आ सकती है, ऐसी मुझे संभावना दिख रही है। और बाकी होल्डर्स की संख्या बढ़ रही है धीरे धीरे। हम लोगों ने देखा था पहले 70-80 हज़ार थे, अभी 90,000 होल्डर आ गए हैं। तो जैसे जैसे होल्डर बढ़ेंगे तो यहाँ ट्रेडिंग एक्टिविटी भी बढ़ेगी। अब चलते हैं हम लोग, देखते हैं कि स्थिति क्या बनी हुई है आपके मार्केट की। तो मार्केट में तो मार्केट कैप आप देख रहे हो कि $2 ट्रिलियन 2.07 ट्रिलियन का आ गया है। तो ये बियरिश जोन में है, बिल्कुल फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को भी आप देख रहे हैं, तो ये एक्सट्रीम फियर जोन में आ गया है। आप टोकन्स और कॉइन्स को देख लेते हैं हम लोग कि कॉइन की क्या स्थिति बनी है। 7 दिनों में बिटकॉइन 7%, इथेरियम 9%, BNB 6-7%, XRP 7%, पोल है इसमें नहीं है, पोल नहीं दिख रहा है अभी। लेकिन जब आपके ट्रेजरी एसेट में भी इस तरीके के टोकन से बैकअप किया गया है, तो जब इसका मूल्य कम हो रहा है तो आपके ट्रेजरी एसेट पर भी थोड़ा असर पड़ेगा और इसी कारण से आपके LGNS का भी वैल्यू कम हो जाता है। जब ये ट्रेजरी एसेट, ये जब इसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी, मार्केट जब बेयरिश जोन से बुलिश जोन में आएगा तो फंड आना शुरू हो जाएगा, और जब फंड आएगा तो नेचुरल है आपके LGNS का भी प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये एक समय का साइकिल है जो कि चल रहा है, और जिसको जो लोग समझते हैं वो लोग फेस करेंगे, जो लोग नहीं समझते हैं वो एग्जिट करेंगे इकोसिस्टम से, क्योंकि बहुत सारे लोग तो पैसा निकाल रहे हैं ना। देखिए कहाँ $3 ट्रिलियन का ये मार्केट कैप था इसका क्रिप्टो का, लेकिन अभी तो ये $2 ट्रिलियन का रह गया, मतलब 30-40% फंड निकल गया यहाँ से, और वो किसी न किसी एसेट क्लास में लगा होगा। एक बार फियर एंड ग्रीड जोन को देख लेते हैं, तो इसका चार्ट तो बिल्कुल दिख रहा है ना कि ये बहुत बढ़िया से मतलब एक्सट्रीम फियर जोन में आया हुआ है। सो इन चीज़ों को समझ के आप अपना निर्णय लीजिए। और अच्छी बात यह है कि अभी मुझे दिख रहा है कि ये प्राइस थोड़ा सर्ज हो रहा है, और हाँ थोड़ा 3-4% का हम लोगों को दिख रहा है कि 3% के आसपास का पिछले एक घंटे में ग्रोथ मिला है। अब देखिए, उम्मीद करते हैं कि अगर ये सेल प्रेशर थोड़ा कम हो जाए और बाइंग थोड़ा तेज हो जाए, रिवर्स हो जाए, तो फिर आपको प्राइस में सर्ज दिख सकता है, बट वो अल्पकालिक है। इन चीज़ों से आपको ध्यान ज़्यादा नहीं देना है। आपको ध्यान ये देना है कि आप अपने पोर्टफोलियो को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं और किस तरीके से अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से पार्टिसिपेट कर रहे हैं इकोसिस्टम में। बाकी निर्णय आपका है, निकलना है आपको लग रहा है कि अभी अच्छा प्राइस है, अभी आएगा ना थोड़ा सा प्राइस अप होगा तो बहुत सारे लोग और निकलेंगे और फिर प्राइस डंप होगा। तो ये प्रक्रिया चलते रहेगी। आपका निर्णय आप खुद ले सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलता हूं नए अपडेट के साथ में। कोई गलती होगी, त्रुटि होगी तो माफ़ कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। तब तक आप लोगों का दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।